स्क्रीन हो गई शेयर। चलो ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं ये मिससेलेनियस सेक्शन बी करने वाले हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया था, सही है, लास्ट क्लास में। आज ये सेक्शन बी करते हैं इसका। इसमें भी मिक्स क्वेश्चंस हैं, जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये मैंने काफी दफा बताया हुआ है, ऊपर भी बताया था सेक्शन ए में, कि ग्राम स्ट्रेनिंग जो होती है उसमें जो मोर्डेंट यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, अल्कोहल, सेफ्रानीन। तो कौन सा यूज किया जाता है? आयोडीन को एज अ मोर्डेंट यूज किया जाता है, ताकि वो जो हम का कलर यूज कर रहे हैं वो चिपक के रहे, स्टिक होके रहे, इसलिए मोर्डेंट आयोडीन को यूज किया जाता है, सही है। तो ये भी मैंने बताया हुआ है, ये आपने याद रखना है। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व किस में होता है? ह्यूमरल इम्यून सिस्टम बी सेल्स में इन्वॉल्व होता है, सेल मेडिएटेड टी सेल में होता है, ये भी आपको पता है। हॉस्पिटल अक्वायर्ड डिजीज कौन सी होती है? नोसोकोमियल होती है डिजीजेस। ये सिंपल सेम वो क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, या देखिएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरफेरॉन? इंटरफेरॉन का क्या काम होता है? फंक्शन पूछा है, डिस्ट्रॉय टॉक्सिन्स, इनहिबिट वायरसेस, किल बैक्टीरिया, इनएक्टिवेट प्रोटोजोआ। तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं? ये नेचुरल इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वहां से बनते हैं, और जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनको वायरस से बचाते हैं। तो ये किस को इनहिबिट करते हैं? वायरसेस को इनहिबिट करते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये फर्स्ट मिससेलेनियस सेक्शन ए में बताया था कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का काम करते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन बने हुए होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? ये वायरसेस को इनहिबिट करते हैं, एज प्रोटीन का काम करते हैं, किल नहीं करते। ये याद रखिएगा, इनहिबिट का यहाँ पे ये मतलब नहीं कि वायरस को वो किल करते हैं, बट उसकी रिप्लिकेशन या स्प्रीडिंग को रोक देते हैं इंटरफेरॉन, ठीक हो गया, क्योंकि ये एज इम्यूनिटी का काम करते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन। इसमें भी बहुत ज्यादा मिक्स क्वेश्चंस हैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे। ये देखिएगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडीज कैल्शियम इज बोन्स में, बॉडी जो है ना, कितना परसेंटेज कैल्शियम होता है? 49, 59, 79, 99। तो इस बुक के हवाले से 99, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बट जो है ना, कैल्शियम कितना होता है बोन्स में? 99% होता है, ठीक है। बाकी ब्लड एंड टिश्यूज जो होते हैं वो 1% होते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस था, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, शायद इसका वैल्यू पूछ ले। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? ये भी, व्हाट इज द मोस्ट इमेच्योर एरेथ्रोसाइट, ये भी आपने याद रखना है। एरेथ्रोसाइट्स जो इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, मतलब जब वो डेवलपिंग फॉर्म में होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रुब्रीसाइट कहा जाता है, मेट्रा रुब्रीसाइट, रुब्री ब्लास्ट कहा जाता है, या रेटिकुलोसाइट कहा जाता है? तो यहाँ पे आपने याद रखना है, रुब्री ब्लास्ट कहा जाता है उनको। जो रेड ब्लड सेल इमेच्योर फॉर्म में जब होते हैं, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, रुब्री ब्लास्ट। तो ये एक अच्छा एमसीक्यू है, पेपर में भी आ सकता है, सही है। तो ये आपने याद रखना है, रुब्री ब्लास्ट जो होते हैं ये मेच्योर स्टेज होती है आरबीसीज की, ठीक है। आरबीसीज की जो इमेच्योर स्टेज होती है उसको रुब्री साइड कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो ये बचा है 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिक सेल्स कौन से होते हैं? ये शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है, नहीं तो यहाँ पे फिर आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो फेगोसाइटिक सेल होते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, इन दोनों को कहा जाता है फेगोसाइटिक सेल्स।
तो ये बैक्टीरिया वगैरह को इंगल्फ करते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय वगैरह करते हैं, मतलब बॉडी में क्लीनर का काम करते हैं ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे, कि फेगोसाइटिक सेल कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, और एरेथ्रोसाइट जो मेच्योर स्टेज में होता है उनको सी ऑप्शन करेक्ट है, रूब्रीब्लास्ट कहा जाता है। ये तो ये आपने ही याद रखना है। सीरोलॉजी टेस्ट कैन डिटेक्ट हार्ट वर्म्स इन डॉग्स ब्लड, डॉग्स के ब्लड में जो हार्ट वर्म होता है उसको सीरोलॉजिकल टेस्ट जो की जाती है कब डिटेक्ट करता है, इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग इन्फेक्टेड, सेवरल डेज आफ्टर बिकमिंग इन्फेक्टेड, सेवरल वीक्स आफ्टर बिकमिंग इन्फेक्टेड, सेवरल मंथ आफ्टर बिकमिंग इन्फेक्टेड। यह आपने याद रखना है। हार्ट वर्म डिजीज हमने पढ़ी हुई है, केनाइन डायरोफ्लोरोसिस, ये पैरासाइट होता है हार्ट वर्म, करवाता है डिजीज डॉग में। डायरोफ्लोरिया एमेटिस बताया था पैरासाइट वर्म। सही हो गया। तो ये सीरोलॉजिकल टेस्ट जब इसको डिटेक्ट करने के लिए की जाती है तो आपने याद रखना है इसकी लार्वा जो होता है ना, वो 6 to 7 मंथ तक जो है ना अडल्ट होता है। तो सेवरल मंथ के बाद जो है ना ये रिजल्ट पॉजिटिव आता है या डिटेक्ट किया जाता है इसको। तो डी ऑप्शन, सेवरल मंथ आफ्टर बिकमिंग इन्फेक्टेड, इसको तब डायग्नोस करना है, डिटेक्ट किया जा सकता है, इमीडिएटली ये नहीं होता है। सही है। तो ये अडल्ट बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो ये क्वेश्चन अगर दे दे पेपर में तो पढ़ा हो, बाकी ये सच इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि 46, व्हाट इज द टिक इज अ सॉफ्ट टिक, सॉफ्ट टिक कौन सा है इनमें से, एम्बिलोमा, डर्मा सेंटर, एक्सोडेस, ओटोबायस। ठीक हो गया, ये डिफरेंट टिक्स के नाम दिए हैं। इनमें से पूछ रहा है कि टिक कौन सा, देखो होते हैं हार्ड टिक्स, दूसरे होते हैं सॉफ्ट टिक, ये मैंने पेरा में भी बताए थे। हार्ड टिक्स की फैमिली एक होती है उसको कहा जाता है एक्सोडीडाई। ठीक है, एक्सोडीडाई जो वाले जो टिक्स होते हैं ये सारे हार्ड टिक्स होते हैं, मतलब हार्ड शील्ड होती है उनकी। और सॉफ्ट टिक में जो, मतलब इनमें शेल वगैरह नहीं होता, सॉफ्ट टिक में जो स्कटम जिसको कहा जाता है, अर्जी सेडाई जो फैमिली होती है, कौन सी, अर्जी सेडाई, तो ये वाले होते हैं सॉफ्ट टिक, ये फैमिली भी बता रहा हूँ। तो इनमें अर्जी सेडाई में एक सॉफ्ट टिक आता है ओटोबायस। सही है। ऑटोबायस जो होता है ये सॉफ्ट टिक कहलाता है। बाकी ऊपर तो एक्सोडस दिया हुआ है, ये तो हार्ड टिक हो गया। एम्बिलायोमा, जिनसे हमने ये पढ़े थे थिलियोसिस वगैरह, बेबियोसिस, तो ये भी हार्ड टिक है। ठीक है। और डर्माओसेंटर जो होता है ये भी हार्ड टिक होता है। ऑटोबायस जो होता है ये सॉफ्ट टिक होता है, तो सॉफ्ट टिक यहाँ से पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन आपने याद रखना है। ये देख ले, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ दीज एक्टोपैरासाइट इज जूनोटिक। ठीक है, कौन सा एक्टोपैरासाइट जूनोटिक है, मतलब जूनोटिक एक्टोपैरासाइट वो होता है जो इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कैन आल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस। ठीक है, उसको जूनोसिस कहा जाता है। तो यहाँ से कौन सा है ऑप्शन में, क्या है, डेमोडेक्स, सेमिडोसेप्स, सार्कोपेट्स, ओटोडेक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट पैरासाइट्स के नाम है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जूनोटिक यहाँ से कौन सा है आपने याद रखना है, सार्कोपेट्स सेकीबाई इस पैरासाइट का नाम है। ये वाला जो होता है एक्टोपैरासाइट ये होता है जूनोटिक। ठीक हो, इसको मेंज भी कहा जाता है, और ह्यूमंस में इसको स्केबीज कहा जाता है, जो स्केबीज वगैरह करवाता है ह्यूमंस में। हाईली कंटेजियस होता है ये जूनोटिक होता है एक्टोपैरासाइट, तो जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ये सार्कोपेट्स आपने याद रखना है। ये वाला एक्टोपैरासाइट जो है ये जो होता है ये जूनोटिक होता है। सही है। बाकी डेमोडेक्स या सेमिडोसेप्ट्स वगैरह ये वो नहीं होते, जूनोटिक नहीं होते। स्कैबीज वगैरह जो ह्यूमंस में होती है ना ये करवाता है एक्टोपैरासाइट। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, मियासिस इज एन इन्फेस्टेशन ऑफ, मियासिस किसकी इन्फेस्टेशन है, मियासिस क्या होती है, ये लार्वी होती है, मेगट्स होते हैं। ठीक है, ये कौन, मतलब यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कौन ले करता है मियासिस, बता रहा हूँ ये फ्लाइज जो होती है, माइट्स टेक्स लाइस। तो आपने याद रखना है फ्लाई, फ्लाई जो होते हैं फ्लाइज की लार्वी होती है, जिसके मेगट्स होते हैं वहां से ये प्रोड्यूस होती है जो है ना मियासिस, मतलब उनके एग से।
और ये जो है ना वाउंड वगैरह से बॉडी में जाती है लार्वी इसकी। ठीक हो गया। तो ये अडल्ट फ्लाई वगैरह जो होते हैं वहां से होती है। तो ये मियासिस आपसे पूछ सकता है टिक्स की है, माइट्स की है, लाइस की है। तो ये होती है फ्लाइज की। ठीक हो गया। तो क्या होता है ये फिर नेजल कैविटी में भी जाती है, वाउंड में भी जाती है, वहां पे जाके इन्फ्लामेशन वगैरह करवाती है। सही है। तो ये कहाँ से फैलती है, किसकी लार्वी से फैलती है, फ्लाई की लार्वी से फैलती है या फ्लाइज की लार्वी से फैलती है। सही हो गया मियोसिस, ये सिंपल ही आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है। If a milk progesterone test from a cow is positive, it indicates what? ठीक है, मिल्क प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट अगर काऊ की पॉजिटिव है तो वो क्या इंडिकेट करेगी। शी इज नॉट प्रेग्नेंट, शी इज इन ईस्ट्रस, शी इज इन प्रोइस्ट्रस, शी इज नॉट इन हीट। ठीक होगा। अभी इसको समझिएगा, मिल्क प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट क्या होती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की लेवल बताती है। ठीक हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की लेवल बताती है। तो अगर पॉजिटिव टेस्ट है तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या होगी, हाई होगी। क्या होगी, हाई होगी। ठीक है। तो हाई प्रोजेस्टेरॉन होता है तो आपको पता है कार्पस ल्यूटियम एक्टिव होगा। और काऊ क्या होगी, ल्यूटल फेस में होगी या प्रेग्नेंट स्टेट में होगी। क्या होगी, प्रेग्नेंट स्टेट में होगी। बट ईस्ट्रस में नहीं होगी। क्या होगी, ईस्ट्रस में नहीं होगी, क्योंकि प्रेग्नेंट होगी तो ईस्ट्रस में नहीं होगी। तो ये आपने याद रखना है। अभी ऑप्शन इसने दिए, शी इज नॉट प्रेग्नेंट क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट होगी, ये तो नहीं होगा। शी इज इन ईस्ट्रस, ईस्ट्रस में भी नहीं होगी क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ज्यादा है, कार्पस बन चुका है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो स्ट्रेस में कहाँ होगी, प्रो स्ट्रेस में भी नहीं होगी। तो डी ऑप्शन, शी इज नॉट इन हीट वाला हम करेंगे, ये होगा। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो उसमें हीट में नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि 86 देखें, इयोसिनोफेलिया इज कॉमनली सीन विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक, वायरल, हार्मोनल डिसऑर्डर। ये भी बताया हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एलर्जिक रिएक्शंस में होते हैं। तो इयोसिनोफिलिया कहाँ से बनते हैं, वाइट ब्लड सेल, और ये इन्वॉल्व होते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए, ना कि बैक्टीरियल या वायरल के लिए। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए इन्वॉल्व होते वर्म्स वगैरह या टिश्यूज में जो पैरासाइट्स होते हैं उनसे। तो वहां से क्या होते हैं, एलर्जिक वगैरह रिएक्शंस भी बनते हैं। तो ये इयोसिनोफिलिया पैरासाइटिक इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं, ये आपने याद रखना। Which species normally has the smallest erythrocyte? एरेथ्रोसाइट जो होते हैं रेड ब्लड सेल, उनकी साइज किस स्पेशी में स्मॉलेस्ट होती है। ऑप्शन क्या है, हॉर्सेस, केट्स, केटल, गोट्स। तो आपने याद रखना है, ये शॉर्ट होती है, सॉरी स्मॉलेस्ट होती है डोमेस्टिक एनिमल में से। रेड ब्लड सेल आरबीसीज वो होता है गोट्स में। किसमें होते हैं, गोट्स में जो आरबीसीज के सेल होते हैं ये होते हैं स्मॉलेस्ट। ठीक है, सिमालेस्ट होते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे शीप ऑप्शन में नहीं दिया, शीप में भी सिमालेस्ट ही होते हैं, बट गोट दिया है तो गोट करेंगे। बाकी हार्स वगैरह में लार्ज होते हैं। सही है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि अमीनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये तो काफी दफा बताया, लास्ट में बताया अमीनोग्लोबिन जी होती है, ये क्रॉस करती है। अलाइजा इज एन एक्रोनियम ऑफ, किसका है, एंजाइम लिंक अमीनो सॉर्बेंट ऐसे। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। फिर ऑप्शन देखें, इलेक्ट्रो, ये बात ही नहीं है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये इसका एक्रोनियम है। 92 क्वेश्चन क्या है कि वैक्सीन में बी गिवन एनी ऑफ द फॉलोइंग रूट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछ रहा है ना, किस रूट में दी जाती है किस में नहीं दी जाती, ये पूछ रहा है। सबकट में वैक्सीन दी जाती है, इंट्रामस्कुलर भी दी जाती है, इंट्रानेजल भी दी जाती है। डी ऑप्शन क्या है, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा पेरिटोनियल नहीं दी जाती है। ठीक है, सबकट तो अंडर स्किन हो गया, इंट्रा मस्कुलर मसल्स में, इंट्रानेजल नोज में, इसके थ्रू भी दी जाती है। इंट्रा पेरिटोनियल लेब एनिमल्स में मेनली यूज किया जाता है, मतलब रेक्टम वगैरह में। तो ये नॉर्मली स्टैंडर्ड नहीं है जो है ना प्रैक्टिसिंग के लिए, वेटनरियन के लिए। तो ये ऑप्शन इंट्रा पेरिटोनियल में यूज नहीं की जाती। ठीक है, ये लैब्स वगैरह में
यूज करते हैं। बट नॉर्मली वैक्सीन जो है जनरल पूछ रहा है वो इंट्रापेरिटोनियल रूट यूज नहीं किया जाता। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि 100 वाला क्वेश्चन, बर्ड्स आर अट्रैक्टेड टू, बर्ड्स को क्या अट्रैक्ट करता है? पेलेटेड फूड्स, ह्यूमन फूड, ब्राइट कलर्ड फीड, फूड हाई इन सॉल्ट। तो ये पोल्ट्री में भी क्वेश्चन आ सकता है। बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ब्राइटली कलर्ड फीड में। ठीक है, कि इसमें ब्राइटली कलर, क्योंकि उसकी विजन कलर रिकॉग्निशन को बर्ड ज्यादा देखता है। ठीक है, मूवमेंट्स एंड ब्राइटनेस को ज्यादा देखता है फिर, ताकि जो है ना वो नोटिसेबल ज्यादा होती है। जो है ना उसमें ऐसे फील होता है कि अच्छी चीजें हैं या इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, तो इनको इजीली बर्ड डिटेक्ट करता है ब्राइटली कलर्ड फीड को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि 105 काउज मिल्क शुड नॉट गिवन टू पपीज आर किटेंस। किटेंस किसके हो गए? केट के बच्चे। पपीज किसके हो गए? डॉग के जो है ना बच्चों को। एज अ मिल्क रिप्लेसर बिकॉज ऑफ इट्स। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि जो काऊ का मिल्क है वो पपीज एंड किटेंस को नहीं दिया जाता है, डॉग और केट के जो है ना यंग वंस को नहीं दिया जाता, इसकी वजह क्या है? बिकॉज क्यों नहीं दिया जाता? तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? लो प्रोटीन एंड फैट लेवल, प्रोटीन और फैट कम होता है इसलिए। हाई फैट एंड प्रोटीन लेवल इसलिए। लो फैट एंड हायर प्रोटीन लेवल। हायर फैट एंड लो प्रोटीन लेवल। ठीक हो गया? तो आपने याद रखना है कि काऊ का मिल्क इनको अनसुटेबल होता है डॉग एंड केट के लिए, जो है ना क्यों होता है? इसका आंसर जो है वो है लो प्रोटीन एंड फैट लेवल। अच्छा, क्या होता है? लो प्रोटीन एंड फैट लेवल्स जो होती हैं, इसलिए उनको रिप्लेसर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, लोअर एनर्जी डेंसिटी होती है ग्रोइंग पपीज वगैरह के लिए, तो उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन या ग्रोथ की नीड कम होती है, इसलिए जो है ना काऊ का मिल्क यूज नहीं किया जाता। काउस के जो सॉरी जो पपीज हैं या किटेन्स हैं, इनको हाई फैट चाहिए। सही, क्या होता है? हाई फैट चाहिए या हाई प्रोटीन चाहिए होते हैं। बट काऊ में दी रिक्वायरमेंट्स जो होती है ना वो मेट नहीं करती है। सही हो गया? तो ये भी अगर दे दे तो आपको पता हो लो प्रोटीन होते हैं। और आप देख लीजिएगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं काऊ में, ऐसा नहीं कि काऊ में 15-20% प्रोटीन होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है 3 3 साढ़े 3 परसेंटेज होते हैं। सही हो गया? प्रोटीन कम होते हैं इसलिए जो है ना यूज नहीं किए जाते। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? ये भी देख ले 125 क्वेश्चन। H2 रिसेप्टर्स आर फाउंड इन, ये मैंने फार्मा में भी बताया H2 रिसेप्टर कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? गैस्ट्रस म्यूकोसा, सलाइवा, कैरोटिड आर्टरी, ओआर्टिक आर्क में। तो H2 रिसेप्टर हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर्स होते हैं, हिस्टामाइन रिएक्शन तो एसिटिक सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये कहाँ पे होती है? गैस्ट्रिक स्टमक में होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। तो कहाँ पे मौजूद होते हैं? स्टमक में होते हैं, वहाँ के पेरिटियल सेल ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा में मौजूद होते हैं ये। सही है? तो ये जब स्टिमुलेट होते हैं तो HCl की सीक्रेशन को बढ़ा देते, जो डाइजेशन वगैरह करने में मदद देती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी ये थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इतने हमारे काम के नहीं है। देख लेते हैं, अगर कोई है तो बता देता हूँ। तो ये यहाँ तक थे सेक्शन बी। मिससेलिनियस सेक्शन सी को भी शुरू करते हैं, इसको भी खत्म करते हैं। खत्म तो नहीं होगा, जितने हो सके अभी हैं 10-15 मिनट इसके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज अ नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर फॉर अ डॉग। ये जरूर याद रखिएगा, कभी कभी किसी एनिमल का पूछ लेता है टेम्परेचर। तो डॉग का यहाँ पे है तो डायरेक्ट ये कॉपी पेस्ट भी हो सकता है वैसे क्वेश्चन, कि डॉग का रेक्टल टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है,
तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सिंपल ही पूछ रहा है, 101 से 102 के दरमियान यहाँ पे होता है, बाकी 98, 106, 95 ये तो नहीं होता है। तो ए ऑप्शन हम करेंगे, 102 फ़ारेनहाइट जो होता है ये नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर है इस ऑप्शन के मुताबिक। सही है। बाकी 98 बिल्कुल लो है, 106 बहुत ज्यादा हाई है, 95 तो कम है। तो इसलिए ये नहीं करेंगे, 102 को हम करेंगे इस आंसर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद जो है ना, गेस्टेशन पीरियड तो लास्ट फर्स्ट मिससेलेनियस सेक्शन में बताया था, इसका 63 डेज होता है बीच का। यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। मिल्क फीवर में हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइंस एक्सेप्ट। ठीक है, सारी साइंस मिल्क फीवर में इस ऑप्शन में जो मौजूद है होती हैं, एक नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है भाई, चलो उनको देखते हैं। स्टैगरिंग कंडीशन होती है, असेंडिंग पैरालिसिस, नेक नेक डी में हाइपर सलाइवेशन, पार्चुरेंट पेरेसिस, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ये आप सबको पता होगा। इसमें आपने याद रखना है, हाइपर स्लाइवेशन नहीं होती, मतलब स्लाइवा वगैरह, क्योंकि वो बिल्कुल कोमा में चला जाता है, ऐसा नहीं होता कि स्लाइवा उससे निकल रहा होता है। स्टेगरिंग हो जाती है, उसके टांगे वगैरह टेढ़ी हो जाती हैं, पैरालाइज हो जाता है। नेक नेक कंडीशन कहा जाता है, मतलब नेक जो रीजन होती है एक साइड मुड़ जाती है। सही, ये भी आपने मिल्क फीवर में देखा होगा। तो ये सारी साइंस देखी जाती हैं, बाकी बाकी हाइपर स्लाइवेशन जो होती है ये नहीं देखी जाती है, तो एक्सेप्ट में यही होगा। सही हो गया। इसके बाद क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिले वाउंड हीलिंग, किस चीज वाउंड को हीलिंग करने से डिले करती है? ऑप्शन क्या है, मॉइस्चर लेवल, डाइसेक्शन, एंटीबायोटिक्स, ड्रेनिंग करना। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो वाउंड को हीलिंग करने में भी यहाँ पे है ना, इसने आंसर मॉइस्चर किया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर वाउंडिंग होगी तो जाहिर है उसमें मॉइस्चर ऑक्सीजन लेवल बेहतर करनी होगी, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो डाइसेक्शन किसे कहते हैं, ड्राइंग ऑफ टिश्यूज को कहा जाता है। सही हो गया। सेल डेथ जो हो जाती है या एपिथेलियल ग्रोथ कम हो जाती है, तो मॉइस्चर लेवल कम नहीं करती है, डिले नहीं करती है। ठीक है, वो सेल्स को जिंदा रखती है, गीला रखती है। ठीक है, उसकी फास्टर ग्रोथ होती है। एंटीबायोटिक्स भी इन्फेक्शन वगैरह से प्रिवेंट करती हैं, तो वो हीलिंग वगैरह को कम नहीं करती। ड्रेन्स तो फ्लड या पस वगैरह का उसको वो करेगा। बाकी जो डाइसेक्शन होती है ना, ये क्या करती है, ये जो है ना ड्राई कर देती है, तो इससे क्या होता है, वाउंड की हीलिंग जो है ना डिले हो सकती है। तो डाइसेक्शन आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। विच ऑफ दिस डॉग ब्रीड इज सेंसिटिव टू आइवरमेक्टिन? आइवरमेक्टिन के लिए जो है ना सेंसिटिव होती है, आपको पता है। सम ड्रग्स ऐसी होती हैं जो डिफरेंट ब्रीड्स में टॉक्सिसिटी काज करवा सकती हैं, तो वो बैन होती हैं या सेंसिटिव होती हैं। तो ये आपने याद रखना है। जी कोली जी, डी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। हास्की, जर्मन शेफर्ड, पग ये सब सेंसिटिव नहीं होती हैं। ये वाली जो डी ऑप्शन है कोली, ये वाली जो होती है ये सेंसिटिव होती है। सही हो गया, ये आपने याद रखा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है वैसे पेपर में, इसलिए बता दिया। फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। 28 when using mercury thermometer to measure rectal temperature, what is the minimum time thermometer should be left in the rectum? बस सिंपल ही पूछ रहा है कि टेम्परेचर जो हम रखते हैं चेक करने के लिए वो कितना टाइम रखना चाहिए। 10 सेकंड, 60 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट? तो इसका सिंपल आंसर है 60 सेकंड्स। ठीक है, 60 सेकंड्स जो होते हैं, ये रेक्टम में टेम्परेचर थर्मामीटर रखना चाहिए एनिमल्स के। सही हो गया, मिनिमम टाइम ये है। रुका है, बाकी तो जल्दी में भी काफी डॉक्टर्स कर देते। अक्यूरेट टाइम ये बता तो पूछ ले अगर, तो आपने ये याद रखना है 60 सेकेंड्स। एन अनदर नेम ऑफ लग्जेटिव्स, ये भी बताया हुआ है। लग्जेटिव्स वो ड्रग्स होती हैं जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इंक्रीज करती हैं, मतलब बोवेल मूवमेंट वगैरह को, जो है ना जो फीसिस वगैरह फंस जाते हैं उनको रिलीज करवाने में या कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में इनको लग्जेटिव्स कहा जाता है। तो इसके लिए रिलैक्सेंट, दूसरा वर्ड डायूरेटिक्स, एडजुवेंट, कैथार्टिक्स।
कैथार्टिक्स वर्ड आपको मैंने ये बस शायद बताया भी था। कैथार्टिक्स ये स्ट्रांग लग्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। लग्जेक्टिव टर्म माइल्ड के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रांग अगर लग्जेक्टिव को स्ट्रांग फॉर्म में यूज किया जाएगा तो डी ऑप्शन यूज किया जाएगा कैथार्टिक्स में। ठीक हो गया। रिलैक्सेंट डायूरेटिक्स तो किडनी वगैरह के लिए होते हैं। एडजुवेंट वगैरह क्या होते हैं, ये वैक्सीन थेरेपी वगैरह के लिए यूज किए, जो बोवल मूवमेंट के लिए नहीं होते। उसके बाद विच ब्रीड ऑफ कैटल इज बीफ ब्रीड, तो ये हम सोच रहा हूँ मैं फ्राइडे को या थर्सडे को एक क्लास करें, जो हम कंसाइज मटेरियल की थ्योरी कुछ रहती हैं सारे चैप्टरों में, कुछ ब्रीड्स वगैरह भी हैं, तो वो पढ़ लें। एक ही थ्योरी का करें इनफ है। तो उसमें ये, क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ी है ब्रीड्स, यहाँ पे पूछ रहा है कि बीफ ब्रीड कौन सी है। ठीक है। गुरंसी, होलिस्टीन पेस, वैसे ये पेपर में नहीं आता, इंटरव्यू में पूछते हैं। होलिस्टीन, जर्सी, एनजस या एनगस। ठीक हो गया। ये कुछ डेयरी ब्रीड्स होती हैं, बीफ में कुछ होती हैं जो है ना बीफ ब्रीड्स। सही हो गया। कैटल की डेयरी ब्रीड्स वो होती हैं जो मिल्क प्रोडक्शन, बीफ वो जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए होती है। जो एनगस है या एनजस है, ये होती है बीफ ब्रीड कैटल की। ठीक हो गया। किसके इसमें फैट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। बाकी होलिस्टीन, जर्सी हो गई, गोरनसी हो गई, ये सारी डेयरी ब्रीड्स होती है। 33 क्वेश्चन, व्हाट एरिया ऑफ बोइन बॉडी डज द हार्डवेयर डिजीज इफेक्ट्स। ये भी आपने याद रखना है, ये भी डायरेक्ट हो आ सकता है एमसीक्यूज। हार्डवेयर डिजीज क्या होती है, ये ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस को कहा जाता है। ठीक है, ये शायद हमने डिस्कस नहीं किया पहले, बता देता हूँ। ट्रॉमेटिक पेरी रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, बस वर्ड से आप समझ गए रेटिकुलम की बात हो रही है, तो ये रेटिकुलम मौजूद है। इसको हार्डवेयर डिजीज कहा जाता है। ये कब होता है, जब काऊ जो होती है नेल्स खा जाए, कोई वायर खा जाए लोहे की, या कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट हो ना, वो सवालो कर ले ग्रास के साथ, तो रेटिकुलम में जाके वो इन्फ्लामेशन करवाता है या फंस जाता है, इफेक्ट हो जाता है। हनी, रेटिकुलम को हनीकॉम्ब कहा जाता है। तो वो क्या करता है, उस मेटल ऑब्जेक्ट्स को पुश करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इश्यूज बन जाते हैं। तो ये वही पूछ रहा है कि हार्डवेयर डिजीज कहाँ पे इफेक्ट करती है, एबोमिज्म, फोट पे, रेटिकुलम, इंटेस्टाइन। तो बता दिया रेटिकुलम, तो रेटिकुलम में ये रहता है। ठीक है, हार्डवेयर डिजीज। उसके बाद ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विच डिजीज ऑफ कैटल कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। कौन सी कैटल की डिजीज है जिसको प्रिवेंट नहीं करते आप वैक्सीनेशन के थ्रू। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ए ऑप्शन में ब्लैक लेग, भाई ब्लैक लेग की तो वैक्सीन मौजूद है, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है बोटुलिज्म। हाँ, बोटुलिज्म जो है ये आपने याद रखना है, इसको वैक्सीन से प्रिवेंट नहीं किया जाता। ठीक है। क्या होता है, वैक्सीन इसके लिए परफॉर्म नहीं की जाती है। बट जो है ना कुछ कंडीशंस में फील्ड्स में दी जाती है, बट एक ये बोटुलिनम टॉक्सिन जो होता है ना, ये बॉडी में जो है ना एक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है। बाकी इस ऑप्शन के मुताबिक मेलेग्नेट एडिमा है, इसकी भी वैक्सीनेशन मौजूद है। ब्रुसलोसिस है, इसकी भी वैक्सीनेशन मौजूद है। तो हमसे पूछ रहा है प्रिवेंट नहीं किया जाता। बोटुलिज्म को वैक्सीन से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपने याद रखना। बाकियों को वैक्सीनेशन अगर की जाए तो वो प्रिवेंशन उसकी हो सकती है। 35 इनफर्टिलिटी एंड अबॉर्शन इन कैटल कैन बी काज्ड बाय, अगर यहाँ पे ब्रोसिलोसिस का नाम होता तो हम वो करते, बट यहाँ पे ब्रोसिलोसिस उसने नहीं दिए। ऑप्शन क्या है, स्टेफलोकोकस ऑरियुस, एफएमडी, कंपाइलोबैक्टर फीटस, कोरोना वायरस, वायरस डायरिया ऑफ काउस। ठीक है, तो ये हमने एक डिजीज और भी पढ़ी थी एनिमल रिफ्रेशन में, विब्रोसिस, जिसको कहा जाता है कंपाइलोबैक्टर फीटस। ये भी क्या करवा रही थी, अबॉर्शन करवा रही थी। सही है। तो अगर ब्रूसलोसिस मौजूद नहीं है तो सेकंड चॉइस आपका ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एफएमडी करें, एफएमडी में अबॉर्शन नहीं होता, ना कि स्टेफिलोकोकस ऑरियुस, ये मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम है। कोरोना वायरल डायरियल में भी कोई अबॉर्शन नहीं होता। इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन, या तो ऑप्शन में ब्रूसलोसिस हो तो ब्रूसलोसिस करेंगे, अगर नहीं तो कंपाइलोबैक्टर फीटस या विब्रोसिस इस डिजीज को कहा जाता है। तो ये भी इनफर्टिलिटी मतलब रिपीट जो है ना ब्रीडिंग करवाती है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो गई, अबॉर्शन हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। बाकी तो यहाँ पे सच क्वेश्चंस
कितने टोटल इसके? कम है इसके, 129 है। कल इसको कंप्लीट करेंगे मिससेलेनियस सेक्शन, ये शायद सी ओ शुरू हो गया है ना हमारा। एक मिनट। हाँ, सी शुरू हो गया, तो कल ये सीरीज हम खत्म करेंगे इस मिससेलेनियस की। फिर परसों से इंशाल्लाह बाकी थोड़े थोड़े 50-50 हैं, वो हमारे एक दिन में दो दो चैप्टर भी हो जाएंगे। तो ये कोशिश करेंगे ईद से पहले इस बुक को ख़त्म करें। ठीक है, यहाँ तक हमारे 116 पेजेस हो जाएंगे जब इसको ख़त्म करेंगे। तो इसमें 200 तक की हैं हमारे काम की चीज़ें, फिर इंटरव्यू की चीज़ें। तो कोशिश करेंगे कि ईद से पहले इसको ख़त्म करें, ताकि आप भी अच्छी ईद करें और ये बुक हमारी ख़त्म हो।